सीसी राजीव कुमार ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीसी के जरिए बैठक ली। उन्होंने लोकसभा चुनाव तैयारियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, केंद्रीय सुरक्षा बलों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए सभी राज्यों को संवेदनशीलता और सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि कई सालों से शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिल रही है। सभी राज्यों को आपसी तालमेल के साथ इस पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। कुमार ने पड़ोसी राज्यों में चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए आपसी तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी समय सामने आ सकने वाले किसी भी प्रकार के अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान में सभी राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है और निर्वाचन आयोग इसमें अपनी भूमिका के लिए हर समय उपलब्ध है। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी अपने अनुभव और प्रतिबद्धता के आधार पर काम करते हुए इस चुनाव को सही मायनों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने में योगदान दें। अवैध नकदी, अवैध शराब आदि के प्रवाह को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर दो तरफा निगरानी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों के रूप में पड़ोसी राज्यों के साथ आवश्यक बैठकें की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी इंतजाम किए गए। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं कोटा में कांग्रेस को एक और करारा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद शर्मा पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। विधायक संदीप शर्मा के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने गोविंद शर्मा का बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर गोविंद शर्मा ने कहा कि वो भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अभियान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कामों से प्रभावित हैं। हर्ष का विषय है कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी ईमानदार, बेदाग छवि होने से बहुत प्रतिष्ठा कोटा शहर में, और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शहर के रहे हैं बरसों तक, और बरसों से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य किया है। परंतु जिस तरीके से उन्होंने सनातनी परंपराओं का जो अपमान देखा, इन 5 सालों में उनका मन शुद्ध हुआ। कांग्रेस के साथ सन 72 से काम करता आ रहा हूँ, पर आज जो मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं, तो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें और उनके कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से वो राष्ट्र भावना से राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उनको मजबूत करें और उनकी मजबूती में हम साथ रहें। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और मोदी जी ने जो कहा है कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है, उस परिवार में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और आज परम सम्मान्य श्री गोविंद जी शर्मा साहब, जो शहर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, मेरे जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के गुलाबबाग होटल में नामांकन सभा आयोजित हुई। सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा सहित प्रदेश भर के कांग्रेसी नेता जुटे। अशोक गहलोत और डोटासरा ने सभा को संबोधित किया और लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं गहलोत ने मीडिया पर कटाक्ष करते हुए गोदी मीडिया कहकर संबोधित किया। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। से एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, ऑक्शन के लिए ब्लॉक और प्लॉट तैयार करने, ऑक्शन कैलेंडर बनाने, आरसीसी, ईआरसीसी सहित रेवेन्यू कलेक्शन का रोड मैप तैयार कर क्रियान्वित की हर दिन मॉनिटरिंग की जाएगी। विभागीय बैठक में अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर जोर दिया गया। वहीं खान सचिव आनंदी ने अच्छा राजस्व अर्जित करने वाले अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। ये रिपोर्ट देखिए।
खान सचिव आनंदी ने निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के साथ खान व भू विज्ञान विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों से वर्चुअली बैठक की, जिसमें 1 अप्रैल से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष में सभी संबंधित क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही वित्त वर्ष के पहले दिन से लक्ष्यों की क्रियान्विति की मॉनिटरिंग व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। खान सचिव आनंदी ने विभाग की विजिलेंस व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन सहित किसी भी तरह की लीकेज को रोकना हमारा दायित्व है। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना को लेकर भी निर्देश दिए गए। खान सचिव आनंदी ने कहा कि इस वर्ष हम एक्सप्लोरेशन से लेकर ड्रिलिंग, बड़े पैमाने पर ऑक्शन का काम हाथ में ले रहे हैं। इससे प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा के अवैध खनन पर रोक लग सके, साथ ही वैज्ञानिक और वैध खनन को बढ़ावा देकर प्रदेश को माइनिंग क्षेत्र से अधिक रेवेन्यू अर्जित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार को देय रेवेन्यू राशि संग्रहण की नियमित व्यवस्था हो, ताकि साल के अंतिम दिनों में वसूली के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े। अधिकारियों से फील्ड में रहने और आपसी सहयोग व समन्वय से काम करने के साथ प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र को देश में अग्रणी बनाने का कार्य करना होगा। तो वहीं निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि विभागीय मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। जहां आरसीसी और ईआरसीसी के ठेके अभी तक किसी कारण से नहीं हो पाए हैं, वहां इस तरह की व्यवस्था करनी होगी जिससे सरकारी राजस्व की चोरी ना हो पाए। कलाल ने विभागीय कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, नियमित साफ सफाई सहित कार्य उत्पादकता बढ़ाने वाला माहौल तैयार करने को कहा है। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बकाया राजस्व वसूली पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यालय स्तर पर दैनिक समीक्षा की जाएगी। डीएमजी कलाल ने फॉरेस्ट, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया, ताकि किसी भी क्षेत्र में हो रही अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। जल संसाधन अभय कुमार ने सचिवालय में रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। यमुना जल समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए आयोजित इस बैठक में अभय कुमार ने कहा कि इस समझौते के तहत लगभग 350 MCM जल उपलब्ध होगा और 3 मीटर चौड़ाई के 3 पाइपलाइन के माध्यम से यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र में आएगा। ये प्रयास किया जा रहा है कि एक पाइपलाइन के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में आने वाले जलाशयों को यमुना जल से भरा जा सके, ताकि शेखावाटी पेयजल की IGNP पर निर्भरता कम हो। ACS ने कहा कि योजना अंतर्गत रेलवे ट्रैक के किनारे 302 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए रेलवे यार्डों को बाईपास करते समय पाइपलाइन बिछाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे करीब 68 किलोमीटर लंबाई उपलब्ध है और करीब 95 किलोमीटर लूप लंबाई सहित लगभग 252 किलोमीटर NH/SH VR निजी भूमि की आवश्यकता हो। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य अभियंता रतनलाल मीणा ने कहा कि ट्रैक की सुरक्षा रेलवे के लिए बड़ा मुद्दा है। बैठक में इस पर चिंता व्यक्त की गई कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों और पुलों और रेलवे लाइन के नीचे से गुजरने वाली सड़कों के किनारे रेलवे ट्रैक के साथ पाइपलाइन गुजरेगी। बैठक में इस पर चिंता व्यक्त की गई कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों और पुलों और रेलवे लाइन के नीचे से गुजरने वाली सड़कों के किनारे रेलवे ट्रैक के साथ पाइपलाइन गुजरेगी। खबर जयपुर से, जहां डेटा इन्फोसिस कंपनी की सिल्वर जुबली मनाई गई। इस मौके पर ITC राजपूताना होटल में भारत 2047 पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के अध्यक्ष TV मोहनदास और अजय ने भारत के अगले 23 साल यानी कि 2047 तक कैसे होंगे, इस बिंदु पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में राजस्थान के कई बड़े बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए। ये कंपनी साल 1999 में पहली बार राजस्थान में इंटरनेट लेकर आई थी। ये राजस्थान की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इस कंपनी के 25 साल 18 अप्रैल को होंगे, जिसको सिल्वर जुबली के रूप में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इन्हें हमने बात किया कि भारत का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, ज़्यादा काम लोगों को मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और अगले 3 साल में हमारा GDP जाएगा $5 ट्रिलियन और 2032-2033 पे $10 ट्रिलियन हो सकता है। जो आगे 5 साल में हम आर्थिक स्थिति का आगे बढ़ने का देखेंगे, वो अभी तक हमने देखा नहीं है। प्रोसेस जो हमारी कंपनी 1999 में चालू हुई थी, जिसको हम डाटा इंजीनियर्स के नाम से जानते हैं, उसके 25 साल अप्रैल माह में पूरे हो रहे हैं।
उस अप्रैल में जो 25 साल पूरे हो रहे हैं सिल्वर जुबली आयोजन में, हमने एक पार्टी करने की बजाय हमने इसको नॉलेज का आदान प्रदान और ज्ञान के बारे में हमने डिस्कशन करना चाहा, और उसके लिए कड़ी में हमने मोहनदास पाई जी को रिक्वेस्ट किया कि वो आएँ और आकर के अपना नॉलेज है इंडिया एट 2047 की अम्ब्रेला थीम है, उस पर चर्चा करें। तो उन्होंने अपना विजन रखा कि भारत जो है अगले 23 साल में अमृत काल में कैसा होगा, कितनी ग्रोथ होगी, कितने जॉब्स मिलेंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कितने यूनिकॉर्न्स बनेंगे, कितनी कंपनियां बढ़ेंगी, सब के बारे में बहुत चर्चा हुई। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगा, आईटी कैसे बढ़ेगा, और ये बताया कि देश जो है बहुत ही स्वर्णिम युग में है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई कर एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो कि डमी कैंडिडेट बनकर 20 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में बैठ चुका है। रोशन मीणा नाम का यह शख्स तृतीय श्रेणी अध्यापक है, जिसको एसओजी ने दबोच लिया और पूछताछ में अहम खुलासे हुए। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा करते हुए एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया। पेशे से 3rd ग्रेड टीचर आरोपी रोशन मीणा दौसा की प्यारीबाग से सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तैनात है। आरोपी शिक्षक रोशन लाल मीणा साल 2017 से सरकारी टीचर है। युवाओं को नौकरी लगाने के लिए ये डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में बैठता रहा। अब तक इसने 20 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम दे डाले, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आरोपी सरकारी टीचर रोशन लाल ने राज्य सरकार की 16 और केंद्र सरकार की 4 परीक्षाएं दी। राजस्थान पुलिस की आईबी यूनिट में तैनात साल 2018 बैच की एसआई मनीष मीणा और उसके भाई दिनेश के लिए भी डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। दिनेश मीणा अभी एलडीसी के पद पर तैनात है। फर्जी परीक्षार्थी रोशन ने साल 2021 में मनीष मीणा के भाई दीपक मीणा के लिए डमी कैंडिडेट के रूप में एसआई भर्ती परीक्षा दी। डमी परीक्षार्थी रोशन लाल के एग्जाम देने के बाद दीपक लिखित परीक्षा में तो पास हो गया, लेकिन फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। यही नहीं, मनीष के मामा महेश मीणा के लिए भी आरोपी ने परीक्षा दी। महेश अभी दौसा में एलडीसी के पद पर तैनात है। एक और व्यक्ति है सागर मीणा, जिसके लिए आरोपी ने पटवारी भर्ती परीक्षा दी। रोशन मीणा अपने भाई के लिए भी परीक्षा में बैठ चुका है, जो पटवारी के पद पर तैनात है। देखिए, एसओजी कार्यालय को एक इत्तला मिली थी कि एक डमी कैंडिडेट के होने की सूचना मिली थी, जिसको काफ़ी गंभीरता से डेवलप किया गया। और ये बात सामने आई कि रोशन लाल मीणा सन ऑफ नारायण लाल मीणा, जो दौसा के रहने वाला है, ये सरकारी टीचर है वर्ष 2017 से। और सरकारी टीचर लगने के पहले और लगने के पश्चात इसने राज्य सरकार की लगभग 16 परीक्षाएं और भारत सरकार की लगभग 4 परीक्षाओं में ये अपीयर हुआ है। तो लगभग 20 के लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही हिमसेल्फ हैज़ अपीयर्ड। बट उसी के साथ साथ इसने कई परीक्षाओं में ये दूसरे कैंडिडेट्स का डमी भी बैठा है। पूछताछ के दौरान आरोपी सरकारी टीचर ने पुलिस को बताया कि उसने 6 लोगों के लिए डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षाएं दी हैं। इनमें से 5 लोग मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आरोपी रोशन लाल 2018 में एसआई मनीष मीणा के लिए न केवल डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दे चुका है, बल्कि आरपीएससी में इंटरव्यू भी दे चुका है। एसओजी की इस कार्रवाई के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। ये भी बात सामने आई है कि मनीष मीणा जो सब इंस्पेक्टर हैं, इसकी 2021 की रिटर्न परीक्षा में 2018 की परीक्षा में न केवल रिटर्न में बैठा है, परंतु इंटरव्यू में भी ये उसकी जगह डमी के रूप में उपस्थित होकर इंटरव्यू देकर आया है। रोशनलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे कुछ अहम साक्ष्य हमें इस संबंध में मिले हैं। बाकी सभी अपराधियों की अभी तलाश जारी है। मामले का खुलासा होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से सरकारी तंत्र के साथ खिलवाड़ कर ईमानदारी से मेहनत करने वाले युवाओं का हक छीना जा रहा था, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। ऐसे में अब उम्मीद है कि एसओजी डमी कैंडिडेट प्रकरण की तह तक जाएगी और दोषियों को हर हाल में सलाखों तक पहुंचाएगी। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामले में एसओजी ने पूछताछ के बाद 2 महिला एसआई सहित 11 को बुधवार को अरेस्ट किया। एसओजी ने आरपीए से मंगलवार को 15 सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ा था। इसके अलावा एसओजी ने जोधपुर से एक पुलिस कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया। कांस्टेबल ने भी उप निरीक्षक परीक्षा पास कर दी थी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की थी। इसी आधार पर एसओजी ने कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एसओजी ने कांस्टेबल अभिषेक बिश्नोई निवासी सदर बाजार जोधपुर को भी गिरफ्तार किया है।
ये जो कल 16 प्रशिक्षणरत सब इंस्पेक्टर लाए गए थे, उसमें से 11 लोगों को पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया है और एक जोधपुर कमिश्नरेट के सदर थाने का सिपाही है, वो अलग से आया था और उससे भी पूछताछ करके उससे इसी भर्ती से संबंधित अरेस्ट किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 12 अरेस्ट में जो 9 लोग हैं वो टॉप 100 रैंक वाले हैं। गत विधानसभा में कांग्रेस के 81 विधायकों की तरफ से स्पीकर को इस्तीफा देने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिया। प्रार्थना पत्र में राजेंद्र राठौड़ ने याचिका में संशोधन करते हुए तत्कालीन 6 विधायक महेश जोशी, शांति धारीवाल, रामलाल जाट, महेंद्र चौधरी, रफीक खान और संयम लोढ़ा को पक्षकार बनाने की गुहार की। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने आदेश राजेंद्र सिंह राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में कहा गया कि विधायकों ने 25 सितंबर 2022 को इस्तीफा दिया, जो 113 दिन की देरी से अस्वीकार किया है। स्पीकर ने इस्तीफा स्वैच्छिक नहीं मानकर अस्वीकार कर दिए, जबकि 25 सितंबर 2022 से वेतन भत्तों के रूप में करीब 18 करोड़ रुपए प्राप्त किए, ये राशि वसूल की जाए। कर्णी बिहार इलाके में मंगलवार रात को जगदम्बा नगर में मंदिर के पास पुलिस अधिकारी के बेटे ने एक व्यक्ति पर बैट से हमला कर दिया। हमले में कुछ देर बाद आरोपी ने बेहोश पड़े युवक को कार में पटककर SMS अस्पताल लाए और फिर भर्ती करवाकर फरार हो गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सुबह अस्पताल से सूचना मिलने पर कर्णी बिहार थाना पुलिस पहुंची। इसके बाद हत्या के मामले का खुलासा हुआ। शव की शिनाख्त आगरा निवासी मोहनलाल के रूप में हुई। मोहन पिछले 10 साल से जयपुर में रहकर सब्जी का ठेला लगाता था। आरोपी क्षितिज के पिता इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा CM सिक्योरिटी में तैनात है। राजधानी जयपुर में एक नए होटल की एंट्री। जयपुर में सोफिटेल जयपुर के नाम से आ रहा नया होटल 275 लग्जरी रूम्स होंगे। सोफिटेल जयपुर में जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में बनेगा होटल। होटल में 50,000 स्क्वायर फीट का होगा बैंक्वेट हॉल। आज बेंगलुरु में हुआ एग्रीमेंट साइन। पेरिस से आए एकॉर्ड समूह के CEO सेबेस्टियन और जयपुर के होटल मालिक विक्रम सुखानी ने एग्रीमेंट साइन किया। जयपुर में विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में नया खेड़ा में रुई कारखाने में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और 3 दमकल मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। पुलिस ने बताया कि नया खेड़ा RPA के पास रुई के कारखाने में रसाई गंते और तकिए भरने का काम चल रहा था। शाम करीब 4:45 बजे अचानक रुई ने आग पकड़ ली। आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर दिया। आग से कपड़े, रुई सहित अन्य सामान और मशीनरी जलकर खाक हो गई। श्री विजयनगर के निकटवर्ती 33 GB में पारिवारिक जमीन विवाद में फायरिंग मामला और मामले में गुरदेव सिंह की मौत के बाद पुलिस मामले को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है। घटना के दूसरे दिन अनूपगढ़ SP रमेश मौर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। SP ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए। मौके पर स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद रही। मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। घटनाक्रम जी वो मुंडा आया पट्ठे तो पहले फोन ते गल हुई इन्हों की, मैं चढ़ा देना इंतकाल तू आ जा। आया आपके बूहे गया आन के खिंच के जाके आपके बूहे ना गोली मारती। जमीन का विवाद सीगा जी? नहीं, विवाद तो है ही नहीं सी, कोई भी वंडी हुई जमीन है, साਡਾ विवाद है ही नहीं सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੰਡ ਜੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ परमात्मा ਨੂੰ पता। मैं तो अनपढ़ बंदा। सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी और जांच करके जो सही होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की कार्रवाई में क्या सामने अभी पूछताछ चल रही है और कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी लिया गया है, मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट से भी लिया गया है, तो उसके बाद देखते हैं। मामले में 3 आरोपी थे, क्या तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है सर? अभी उनसे पूछताछ चल रही है।
एक बार घटना के बारे में सही स्थिति ज्ञात होने के उपरांत जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी उनकी। अभी उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। श्री विजयनगर में मंगलवार को एक चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही क्षेत्र का माहौल गमगीन है। हत्या के बाद पुलिस के आला अधिकारियों का क्षेत्र में जमावड़ा है। अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य ने श्री विजयनगर में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। श्री विजयनगर के निकटवर्ती 33 जीबी के पास यह दुखद घटना हुई, जिसके बाद से पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। रमेश मौर्य ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया व परिवारजनों को इस घटना के बाद शोक जताते हुए ढांढस बंधाया। पुलिस की टीमें मामले की जांच में जुटी है। पुलिस विधिक सहायता व फोरेंसिक सहायता लेकर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ कमल मिड्ढा, फर्स्ट इंडिया, श्री विजयनगर। बीकानेर यूआईटी का कलेक्टर नम्रता ऋषि ने औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने यूआईटी में अव्यवस्थाओं और गंदगी को देखकर नाराजगी जाहिर की। फाइलों के ढेर को लेकर भी सवाल खड़ा किया। साथ ही कार्मिकों के नदारद रहने पर फटकार लगाई। कलेक्टर नम्रता ऋषि के द्वारा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कहा गया कि आम आदमी को परेशानी ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यूआईटी में पारदर्शिता के साथ काम हो, समय पर कार्य निष्पादन हम सबकी जिम्मेदारी है। एस्टैब्लिशमेंट इश्यूज थे, आज वो ध्यान में आए हैं तो उनको ठीक कराया जाएगा। थोड़ा प्रॉपर्ली अरेंज नहीं था, थोड़े क्लीनलीनेस के इश्यूज थे, रिकॉर्ड कीपिंग के इश्यूज थे, उनको टीम बैठा के उसको व्यवस्थित करा लिया कि अटेंडेंस रजिस्टर में मैंने मार्क कर लिया है। उसके लिए जो भी बिना सूचना अनुपस्थित थे उनको नोटिस दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सीनियर राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाली ज्योति चौधरी और सब जूनियर वर्ग में अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरने वाली वृंदा शर्मा को प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी अवार्ड से नवाजा गया। वहीं 70 के दशक में भारतीय टीम में खेली राजस्थान की सीता भार्गव को उनकी क्रिकेट उपलब्धियों के लिए पहली बार शुरू किए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। राधा निवास क्रिकेट क्लब की तरफ से सुंदर कांति जोशी के जन्म दिवस पर जयपुर में आयोजित समारोह में एसबीआई जयपुर सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक संदीप भटनागर, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शालिनी पाठक और आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में एसबीआई के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह शेखावत सहित क्रिकेट से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि संदीप भटनागर ने प्रदेश में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्लब के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से अन्य खिलाड़ियों को भी अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। महिला खिलाड़ियों के लिए जो ये पुरस्कार समारोह संपन्न किया काफ़ी अच्छा प्रेरणादायी था और भविष्य में इस समारोह को देखते हुए अन्य नई प्रतिभाएं भी सामने आएंगी राजस्थान से, ऐसा हमारा विश्वास है। और मैं चाहूँगा कि स्टेट बैंक भी इस तरह के आगे भविष्य में समारोह करता रहे। इस बुलेटिन में